मोबीन को एक ड्यूक से लड़ते समय पकड़े गए खरगोश की तरह लटका दिया गया था। यह खबर चरम राजा में जंगल की आग की तरह फैल गई। यह दूर दूर तक एक प्रसिद्ध कहानी बन गई। मोबीन को एक ड्यूक ने पीटा और उल्टा लटका दिया था, और वह ड्यूक अनुष्का का अपना रॉयल गार्ड था। जब किसी ने पहली बार यह कहानी सुनी तो किसी ने इस पर यकीन नहीं किया। आखिरकार मोबीन के पास कुख्यात फैंटम गोस्ट किंग बारीथ, वह एक ऐसा दुश्मन था जो किंग क्लास के विरोधियों को सिरदर्द देता था। वह एक साधारण ड्यूक द्वारा इतनी आसानी से कैसे हराया जा सकता था। जो लोग इस कहानी पर यकीन नहीं करते थे, उन्हें जल्द ही पता चल गया कि यह कहानी सच थी। कुछ शाही बच्चों ने वीर और मोबीन की लड़ाई के वीडियो बनाए थे। उन्हें एक्सट्रीम किंग के इंटरनेट पर प्रकाशित किया गया था। वीडियो को जल्दी से डाउनलोड किया गया और कई लोगों ने देखा, अरे यह आदमी कौन है? इसके पास नाइफ चलाने का इतना बड़ा हुनर है। बहुत चालाक। उसने मोबीन से आमने सामने लड़कर जीत हासिल नहीं की। राजकुमार की सारी शक्तियां खत्म करने वाले उन इनविजिबल नाइफ के रेशम के साथ मैं इसे लड़ाई भी नहीं कहूंगा। तुम्हें कुछ नहीं पता। यही कारण है कि यह ड्यूक इतना डरावना है। यहां तक कि राजकुमार मोबीन भी उनके बीच की लड़ाई को बराबर नहीं कर सका। यह डरावना है। राजकुमार मोबीन के फैंटोम गोस्ट किंग बॉडी ने हमेशा प्रतिबंधों की अवहेलना की है, और ड्यूक ने उसे वैसे भी बांध रखा है। उस आदमी की शक्ति भयावह है। यह वास्तव में रिबेट के टीथ नाइफ जैसा लग रहा था, लेकिन टीथ नाइफ उस तरह का रेशम नहीं बना सकता है, और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे यह फैंटोम गोस्ट किंग बॉडी को छू सके। लड़ाई एक गर्मागर्म बहस का विषय बन गई। वे मोबीन द्वारा कभी कभी अपनी शक्ति से प्रहार करने के लिए शिकार चुनने के आदी थे, लेकिन जब मोबीन को ड्यूक द्वारा पीटा गया तो उन्हें नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है। इससे उत्पन्न होने वाली भावनाओं को समझाना मुश्किल था। सभी राजकुमार और राजकुमारियां अब बहुत अजीब व्यवहार करने लगे थे। आखिरकार किंग बाई मोबीन से बहुत स्नेह करते थे, और वह बहुत घमंडी व्यक्ति थे। कई शाही बच्चे मोबीन से दूर रहते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे इस बात से सहमत नहीं थे कि वह सबसे प्रतिभाशाली राजकुमार थे। उनकी प्रतिष्ठा उनके तरजीही व्यवहार के साथ मिलकर उन्हें ईर्ष्यालु बनाती थी। लेकिन अब मोबीन को शाही गार्ड ने सबक सिखा दिया था। शाही परिवार के कई बच्चे उसे एक दो पायदान नीचे गिरते देखकर खुश थे। तो क्या हुआ अगर वह प्रतिभाशाली है? वह तो बस एक बेवकूफ है जिसके हाथ पैर बहुत शक्तिशाली हैं। उसे एक बाहरी ड्यूक ने धोखा दिया। वह शर्मनाक है, और फिर भी पिता उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। वीडियो देखने वाले एक राजकुमार ने हंसते हुए कहा। मिस मिरर ने वीडियो को कई बार देखा। हर बार जब वह वीडियो देखती तो वह और भी हैरान हो जाती। उसने सोल्जर्स और किंग्स की कब्र में जो देखा था, वह अब जो देख रही थी उससे बहुत अलग था। इससे मिस मिरर को आश्चर्य हुआ कि क्या वीडियो में ड्यूक वास्तव में वही वीर था जिसे उसने कब्र में देखा था। कब्र के अंदर वीर ने लड़ने के लिए केवल रॉ पावर का इस्तेमाल किया। वह किसी मांसल वानर की तरह था जो अपने सामने आने वाली हर चीज को कुचलने पर आमादा था। लेकिन इस लड़ाई में वीर दुष्ट और चालाक था। उसने शुरू से अंत तक मोबीन को धोखा दिया। निराश राजकुमार अपनी खुद की फैंटोम गोस्ट किंग बॉडी शक्ति को मुक्त करने में असमर्थ था। क्या शक्तिशाली रणनीति और अद्भुत नाइफ स्किल? क्या उसने स्काई पैलेस में ये सब सीखा था? लेकिन क्या स्काई पैलेस के नाइफ स्किल फैंटोम गोस्ट किंग बॉडी को दबा सकते हैं? मिस मिरर ने गहन चिंतन में वीडियो को देखा। अचानक मिस मिरर की नजर वीर के हाथ पर रुक गई। वीडियो बहुत साफ नहीं था, इसलिए मिस मिरर को ठीक से समझ नहीं आया कि वह क्या देख रही थी। यहाँ जूम इन करें और इस छवि को बढ़ाएं। मिस मिरर ने वीर के दाहिने हाथ की उंगली की ओर इशारा करते हुए कुछ तकनीशियनों को बुलाया। छवि को जूम करके स्पष्ट किया गया। वीर की उंगली में एक चांदी और पन्ना की अंगूठी थी। मिस मिरर ने जैसे ही अंगूठी देखी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह घूरते हुए अपने जबड़े कसकर बैठ गई। उसका वह शांत आकर्षक भाव गायब हो गया था, और वह बिल्कुल अलग व्यक्ति की तरह दिखने लगी थी। वह अंगूठी उसके पास क्यों है? क्या उसने अपनी कब्र सोल्जर्स और किंग्स की कब्र के अंदर पाई है? मिस मिरर के हाव भाव समझ से परे थे।
अपने बेडरूम में लौटने से पहले वह कुछ देर तक वीर की उंगली में अंगूठी को देखती रही। अपने पीछे का दरवाजा बंद करने के बाद मिस मिरर ने अपने बिस्तर के नीचे से एक छोटा सा बक्सा निकाला। पहले तो वह झिझकी, फिर धीरे से उसे खोला। उसने उलझन भरे भाव से उसके अंदर देखा। बॉक्स में एक चांदी की अंगूठी थी। इसमें एक पन्ना जड़ा हुआ था जो आंख जैसा दिखता था। यह बिल्कुल उस अंगूठी की तरह थी जिसे वीर ने सोल्जर्स और किंग्स की कब्र से खोदकर निकाला था, लेकिन यह वीर की अंगूठी से एक साइज छोटी थी। मिस मिरर ने बॉक्स में रखी अंगूठी को छुआ, लेकिन उसने उसे बाहर नहीं निकाला। फिर उसने बॉक्स को बंद किया और उसे वापस रख दिया। मिस मिरर की अभिव्यक्ति फिर से सामान्य दिखी, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी कुछ बेचैनी दिख रही थी। मिस मिरर कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ी, लेकिन वह झिझकते हुए वापस लौट आई। जब उसने फिर से बॉक्स निकाला तो उसकी आंखें बहुत गंभीर दिख रही थीं। उसने अंगूठी उठाई, उसे अपनी उंगली पर पहना और खुद से बात की। आपने इसे कई सालों तक छिपाकर रखा होगा, लेकिन आप इसे हमेशा के लिए नहीं छिपा सकते। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि अंगूठी किसी बाहरी ड्यूक के हाथों में चली जाएगी। अगर आपको यह पता चल गया तो आप अपनी कब्र में करवटें बदल लेंगे। उसके बाद मिस मिरर हंस पड़ी। वह इतनी जोर से हंसी कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। यह वीर सबसे दिलचस्प है। एक एक्सट्रीम किंग पैलेस के अंदर एक सुंदर महिला मोबीन को नाइफ स्किल का अभ्यास करते हुए देख रही थी। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मोबीन, मैंने तुमसे कहा था कि युद्ध की कला सीखते समय तुम्हें अधिक बहुमुखी होने की आवश्यकता है। केवल अपने फैंटोम गोस्ट किंग बॉडी पर निर्भर रहना एक बुरी योजना है। मुझे आशा है कि तुमने इस अनुभव से थोड़ा सबक सीखा होगा। इसे एक चेतावनी माने। तुम्हें अपने शिक्षक प्राचीन रसातल से और अधिक सीखने की आवश्यकता है। मोबीन ने जवाब नहीं दिया और न ही उसकी तरफ देखा। उसने अपना नाइफ कस लिया और उसे हवा में घुमाता रहा। हालांकि उसने शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। वह युद्ध का अभ्यास करने वाले एक आम आदमी की तरह लग रहा था। मैं तुमसे बात कर रही हूं, क्या तुम सुन रहे हो? मोबीन ने उसे अनदेखा करते हुए उसकी आवाज में थोड़ा गुस्सा भर दिया। मोबीन ने आखिरकार रुककर उस खूबसूरत महिला को देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं एक्सट्रीम माउंटेन जा रहा हूं। सुंदर महिला ने अपना सिर झटका और कहा, नहीं, किसी भी तरह नहीं। यह बहुत जोखिम भरा है। मोबीन ने साफ कहा, मैं अपनी राह खुद बनाता हूं। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के प्रशिक्षण मैदान से चला गया। मोबीन, वहीं रुक जाओ। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं तुम्हें एक्सट्रीम माउंटेन पर जाने की अनुमति नहीं दूंगी। यह असंभव है। सुंदर महिला का चेहरा टेढ़ा था और उसकी आवाज बहुत तीखी थी, लेकिन मोबीन बिना पीछे देखे ही चला गया। जब उसने कहा, जिस क्षण मैं एक्सट्रीम माउंटेन से बाहर निकलूंगा उसी क्षण मैं फिर से वीर से लड़ने जाऊंगा। वीर का दिन अच्छा नहीं बीता। उसने मोबीन को हरा दिया, लेकिन मुख्य जड़ किंग ड्रैगन को दूसरे राजकुमार ने ले लिया। वीर इतना मजबूत नहीं था कि वह दूसरे किंग क्लास के राजकुमार और 7 हाफ डिफाइड रक्षकों को हरा सके। भले ही वह जीत सकता था, लेकिन अनुष्का राजकुमार को नाराज नहीं करना चाहती थी। थेट ने प्राइमरी रूट को त्याग दिया। अनुष्का ने अभ्यास के लिए एक छोटे किंग ड्रैगन का चयन किया। वीर ने सोचा कि ऐसा करना निरर्थक था। यदि वे प्राइमरी रूट किंग ड्रैगन का दावा नहीं करते तो उनके लिए अवशोषित करने के लिए बहुत अधिक किंग एयर नहीं होगी। गोस्ट बोन पावर को परिष्कृत करना अधिक तेज और अधिक कुशल होगा। किंग बाई के 100 बच्चे थे, लेकिन केवल 30 प्राइमरी रूट किंग ड्रैगन थे। बिना लड़े उनमें से किसी एक पर कब्जा करना बहुत दुर्लभ था। शांतिपूर्वक किसी एक को सुरक्षित करने के लिए आपको बहुत किस्मत की जरूरत होती थी। इसलिए वेट और अनुष्का ने अपने दिन छोटे किंग ड्रैगन पर अभ्यास करने में बिताए। सौभाग्य से वीर अपने साथ कई ड्यूक सैनोजेनिक जीन लेकर आया था। वे रिसोर्सेज थे जो ईशा ने उसे तब दिए थे जब वह नैरो मून का होली चाइल्ड बन गया था। वीर ने ड्यूक क्लास के पर्याप्त जीन लाए थे जिससे उसे 100 अंक प्राप्त हो गए और वह जल्दी ही इस संख्या तक पहुंच गया। जेड स्किन बैटल बॉडी अपने जीन लॉक को रिलीज करने के लिए आवश्यक मानक पर पहुंच गई है। जीन लॉक खोलें। म्यूटेंट ब्लड बैटल बॉडी अपने जीन लॉक को रिलीज करने के लिए आवश्यक मानक पर पहुंच गई है।
जीन लॉक खोलें। वीर के दिमाग में दोनों घोषणाएं एक के बाद एक घूम रही थीं। वह आश्चर्य से चौंक गया, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। वीर का दिल धड़क उठा। जेड स्किन अपने आप एक्टिवेट हो गई और फिर उसका पूरा शरीर जेड बन गया। उसके जीन के अंदर किसी तरह का स्विच चालू हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बंद कमरे की सारी खिड़कियां खुल गई हों, ताकि बाहर की सारी हवा अंदर आ सके और उसके शरीर को भर सके। वीर में अनंत शक्ति उमड़ पड़ी। जेड स्किन बैटल बॉडी ने अपना पहला जीन लॉक खोल दिया है। वीर चौंक गया। उसने सैंक्चुरीज में जीन लॉक खोल दिए थे, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि अपने शरीर को फिर से बनाने और जीन यूनिवर्स में आने के लिए उसे उन जीन लॉक को फिर से खोलना होगा। लेकिन यह प्रक्रिया सैंक्चुरीज में जीन लॉक खोलने की प्रक्रिया से बहुत अलग थी। अब जीन लॉक खुलने के बाद उसे लगा कि उसका शरीर ग्रहों से जुड़ा हुआ है। किसी ग्रह पर खड़े होकर वह उस ग्रह की शक्ति प्राप्त कर सकता था। इसने उसे सूक्ष्म शरीरों के वर्णन की याद दिला दी जो उसने पहले सुना था। जीन लॉक खुलने के बाद ड्यूक के 100 जीन गायब हो गए। गिनती फिर से 0 पर आ गई। क्या इसका मतलब यह है कि एक जीन लॉक खोलने के लिए 100 ड्यूक जीन की जरूरत होती है? वीर को इस बात का अफसोस हुआ कि वह अपने सभी सैनोजेनिक जीन नहीं लाया था, लेकिन जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि उन्हें अपने साथ लाना वैसे भी एक बढ़िया विचार नहीं था। उसके पास ज्यादा स्टोरेज क्षमता नहीं थी। अगर एक जीन लॉक खोलने के लिए 100 ड्यूक जीन की जरूरत होती है, तो उसके सभी 4 जीन आर्ट के लिए लॉक खोलने के लिए 400 ड्यूक जीन की जरूरत होगी। इसके अलावा इसे और भी जीन लॉक हो सकते हैं जिनके बारे में उसे पता नहीं है। उसने जो सैनोजेनिक जीन बचाए थे वे शायद उसके सभी जीन लॉक खोलने के लिए काफी न हो, लेकिन फिर भी वीर बहुत खुश था। अगर 100 ड्यूक जीन एक जीन लॉक खोल सकते हैं, तो द स्टोरी ऑफ जीन्स को भी उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए। एक लॉक खोलने के लिए 100 जीन का इस्तेमाल करना द स्टोरी ऑफ जीन्स के लिए ढेर सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने से बेहतर था, ताकि कुछ भी हासिल न हो। लेकिन यह अफसोस की बात थी कि जीन की कहानी अभी तक ड्यूक की स्थिति तक नहीं पहुंच पाई थी। वीर अभी तक अपने सिद्धांत को परख नहीं पाया था। चाहे जो भी मामला हो, मुझे ड्यूक के और भी सैनोजेनिक जीन खोजने होंगे। वीर किंग्स गार्डन में अपनी प्रैक्टिस जारी नहीं रखना चाहता था। चीजों पर विचार करने के बाद उसने फैसला किया कि उसे सैनोजेनिक्स की तलाश करनी चाहिए। माय क्वीन, इस जगह पर मेरी साधना पूरी हो चुकी है। किंग्स गार्डन में कोई खतरा नहीं है, इसलिए जब तक मैं कुछ सैनोजेनिक्स जीवों की तलाश में जाता हूं, तब तक आप यहीं रहकर साधना क्यों नहीं करती? मैं देखूंगा कि मैं कोई सफलता प्राप्त कर पाता हूं या नहीं। वीर द्वारा उसे चुनने का यही फायदा था। अगर वह कनिष्क का रक्षक बन जाता, तो वह सिर्फ राजकुमार के आदेश पर ही काम कर सकता था। वह कभी इतनी हिम्मत वाली बात नहीं कह सकता था। अनुष्का ने एक पल सोचा और कहा, अगर आप सैनोजेनिक्स का शिकार करना चाहते हैं, तो आप नाइट्स पैराडाइज जा सकते हैं। वह जगह रॉयल गार्ड्स के लिए बनाई गई थी। वहां बहुत सारे सैनोजेनिक्स हैं और केवल रॉयल गार्ड्स को ही प्रवेश की अनुमति है, इसलिए वहां लड़ाई बहुत बुरी नहीं है। किंग्स गार्डन में हत्या की अनुमति नहीं थी। चूंकि वह जानलेवा खतरे में नहीं थी, इसलिए अनुष्का को वीर को वहां रहने के लिए मजबूर करने का कोई कारण नहीं दिखा। उसने वीर को किंग्स गार्डन से बाहर भी निकाला और फिर खुद अभ्यास करने चली गई। उसने प्राइमरी रूट किंग ड्रैगन के लिए लड़ने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए उसने अभ्यास के लिए एक कमजोर किंग ड्रैगन को ढूंढ लिया। इस तरह कोई भी उससे लड़ने की जहमत नहीं उठाएगा। वीर बारबी, लिटिल रेड बर्ड और ब्लड किरिन को नाइट्स पैराडाइज में लाना चाहता था, लेकिन उसे बताया गया कि केवल रॉयल गार्ड ही अंदर जा सकते हैं। नतीजतन उसे अकेले ही जाना पड़ा। नाइट्स पैराडाइज एक प्रणाली थी। वहां कोई भी ग्रह सामान्य जीवन को सहारा देने में सक्षम नहीं था, लेकिन फिर भी कई सैनोजेनिक्स उन पर रहते थे। सामान्य जीव हवाई जहाजों पर निर्भर थे, जब तक कि वे अमानवीय वातावरण में रहने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो। हालांकि वीर के पास उसकी बड़ी व्हाइट व्हेल थी, लेकिन वह उसका इस्तेमाल नहीं करने वाला था। नाइट्स पैराडाइज में प्रवेश करने के बाद उसने देखा कि सिस्टम में बहुत सारे गैलेक्टिक श्रिम्प का कब्जा था। वीर ने गैलेक्टिक श्रिम्प को देखा। वे ज्यादातर ड्यूक क्लास के थे,
लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। अराजकता की प्रणालियों में गैलेक्टिक श्रिम्प के झुंड की तुलना में उनकी संख्या लगभग दयनीय रूप से छोटी लग रही थी। वीर ने जाकर गैलेक्टिक श्रिम्प्स को नहीं मारा, इसके बजाय वह सीधे एक नारंगी ग्रह पर उड़ गया। सिस्टम में प्रवेश करने से पहले वीर ने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ शोध किया कि वह अच्छी तरह से तैयार है। वह जानता था कि नारंगी ग्रह पत्थर और धातु के सैनोजेनिक्स से भरा हुआ था। उनके रक्षात्मक गुण काफी प्रभावशाली थे और वे अपेक्षाकृत दुर्लभ थे। हालांकि वहां किंग सैनोजेनिक्स की कमी थी। साधारण रॉयल गार्ड्स को उस ग्रह पर शिकार करने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। चूंकि वीर शिकार करने के लिए लोकप्रिय ग्रहों पर जाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसके पास चिंता करने के लिए बहुत कम चीजें थीं। लोकप्रिय शिकार के मैदानों में बहुत सारे किंग क्लास के रक्षक होंगे और वे उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बनेंगे। नाइट्स पैराडाइज किंग्स गार्डन नहीं था। चूंकि केवल रॉयल गार्ड्स को ही प्रवेश की अनुमति थी, इसलिए वे बहुत कुछ कर सकते थे। वीर यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि अगर उसका सामना दूसरों से हुआ, खासकर अगर वे शत्रुतापूर्ण निकले, तो क्या होगा। वीर प्लेनेट किंग कांग पर उतरा और उसने पाया कि जहां तक नजर जाती है, वे चारों ओर नारंगी चट्टानों से घिरे हुए हैं। जैसे जैसे नारंगी चट्टानें पुरानी होती गईं, वे धीरे धीरे नारंगी रेत में बदल गईं। चूंकि पारंपरिक जीवन रूपों को सहारा देने के लिए कोई वायुमंडल नहीं था, इसलिए ग्रह पर कोई पौधा जीवन नहीं था, और इसका मतलब था कि ग्रह की सतह का तापमान बहुत कम था, लगभग 200 केल्विन। गुरुत्वाकर्षण भी अधिकांश ग्रहों की तुलना में कई गुना अधिक था। आम इंसान निश्चित रूप से वहां नहीं रह सकते थे, लेकिन इस तरह का माहौल ड्यूक को प्रभावित नहीं करेगा। वीर रेगिस्तान की नारंगी रेत पर उतरा और चलना शुरू कर दिया। चूंकि सैनोजेनिक्स गुफाओं या टीलों के नीचे छिपे हुए थे, इसलिए अगर वह उड़ता तो उसे उन्हें खोजने में परेशानी होती। इस वजह से उसने पैदल चलने का फैसला किया। ग्रह किंग कांग में कई एकल सैनोजेनिक्स थे। वे शायद ही कभी समूहों में काम करते थे। यही एक कारण था कि अन्य गार्ड वहां जाना पसंद नहीं करते थे। अगर किंग गार्ड को कई निम्न श्रेणी के सैनोजेनिक्स जीन चाहिए थे, तो सैनोजेनिक्स की स्वतंत्रता के कारण उन्हें इकट्ठा करने में बहुत समय लगेगा। वीर चलता रहा और चलता रहा जब तक कि उसने अपने चारों ओर रेत को उठते नहीं देखा। अचानक रेत से 3 मीटर लंबी कोई चीज उभरी। वीर की आंखें बिजली की तरह चमक उठीं जब वह रेत से निकलती हुई चीज की ओर मुड़ा। यह पत्थर से बना एक मानव जैसा आकार था। यह उठा और तुरंत वीर की ओर एक मुट्ठी पत्थर फेंका। वीर जल्दी से पीछे हट गया ताकि रॉकमैन की मुट्ठी रेत से टकरा जाए। रेत एक छोटे शॉकवेव के रूप में क्रीचर की मुट्ठी के चारों ओर से बाहर निकल गई। पत्थर स्पष्ट रूप से इसका एलिमेंट था, इसलिए क्रीचर को अपने शरीर के बाहर शक्ति का प्रयोग करने में कठिनाई होगी। हालांकि क्रीचर अपनी शक्ति का उपयोग खुद को मजबूत करने के लिए करने में काफी कुशल था, इसलिए उसकी शारीरिक शक्ति बेहद प्रभावशाली थी। जैसे ही रॉकमैन ने फिर से उस पर वार किया, वीर ने अपना जेड स्किन बैटल बॉडी का इस्तेमाल किया। फिर उसने रॉकमैन के वार का जवाब देने के लिए एक मुक्का मारा। फैंग! वीर की जेड मुट्ठी रॉकमैन की पत्थरीली उंगलियों से टकराई, जिससे पत्थर के पत्थर से टकराने की तीखी आवाज निकली। वीर के मुक्के से रॉकमैन की विशाल मुट्ठी और हाथ टूट गए, जिससे उनके आसपास रेत पर पत्थर के टूटे हुए टुकड़े बिखर गए। वीर ने जल्दी से मुक्का मारा और रॉकमैन पर लगातार वार किया। कुछ वार के बाद रॉकमैन का शरीर टीलों पर मलबे के अलावा कुछ नहीं रह गया था। सैनोजेनिक ड्यूक का शिकार किया गया। रॉक डेमन सैनोजेनिक जीन पाया गया। वेट को कोई नई बीस्ट सोल नहीं मिली, लेकिन इससे उसे कोई परेशानी नहीं हुई। वह अपने गिरे हुए दुश्मन के मलबे में तब तक खोजता रहा जब तक उसे मिट्टी के रंग का क्रिस्टल नहीं मिल गया। सैनोजेनिक ड्यूक रॉक डेमन जीन प्राप्त हुआ। वीर ने क्रिस्टल उठाया और रेगिस्तान में फिर से चलना शुरू कर दिया। अब जब जेड स्किन का पहला जीन लॉक खुल गया था, तो वह प्लेनेट से ही शक्ति उधार ले सकता था। यह क्षमता काफी उपयोगी साबित हो रही थी। वह प्लेनेट किंग कांग पर खड़ा था और उसने रॉक डेमन को मार गिराने के दौरान खर्च की गई ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया। वीर ने 100 मील की दूरी तय की और उस पूरे समय के दौरान उसका सामना केवल 2 रॉक डेमन से हुआ। ग्रह पर सैनोजेनिक बहुत दुर्लभ थे।
लेकिन इस वजह से जोखिम की संभावना बहुत कम थी। वीर को अपनी जरूरत की चीजें इकट्ठा करने में बस ज्यादा समय लगेगा। वीर बहुत तेजी से उड़ सकता था, इसलिए उसने अपनी गति बढ़ाने के लिए हवा में उड़ान भरी। वह रेगिस्तान में तब तक यात्रा करता रहा जब तक कि उसने अपने सामने एक क्षेत्र में काले कोहरे को नहीं देखा। वीर को लगा कि शायद यह रेत का तूफान या काले बादलों का जमावड़ा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जो ठीक नहीं लगा। ग्रह का वायुमंडल इतना पतला था कि असली बादल या रेत का तूफान नहीं बन सकता था। काला कोहरा करीब आया और वीर को एहसास हुआ कि यह रेत से बना नहीं बल्कि वास्तव में पत्थर के कीड़ों का एक विशाल बादल था। स्टोन फ्लाइज लगभग सामान्य मक्खियों की तरह ही दिखती थीं, लेकिन उनके शरीर काले पत्थर से बने थे। वे एक सामान्य निम्नस्तरीय सैनोजेनिक थे जो आमतौर पर प्लेनेट किंग कांग पर निवास करने के लिए जाने जाते थे। वे ग्रह पर एकमात्र सैनोजेनिक थे जो समूह में हमला कर सकते थे। डोंग 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 डोंग। उन्हें मारना व्यर्थ था। ज्यादातर स्टोन फ्लाई बैरन थे और ऐसा मिलना बहुत दुर्लभ था जो विस्काउंट भी हो। रॉयल गार्ड्स में से किसी को भी स्टोन फ्लाई के सैनोजेनिक जीन की परवाह नहीं थी। जैसे ही स्टोन फ्लाइज करीब आए, वीर ने उनके बीच से एक अजीब सी आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कीड़ों के अंधेरे चक्रवात के बीच में कोई बड़ी चीज मंडरा रही हो। वहां इतने सारे स्टोन फ्लाइज थीं कि वे काले बादल की तरह जमीन पर लटकी हुई थीं। नतीजतन वीर को अंदर क्या है यह दिखाई नहीं दे रहा था। यह वाकई पत्थर के मक्खियों की एक आश्चर्यजनक संख्या है। प्लेनेट किंग कॉन्ग के इतिहास के अनुसार इतनी संख्या में उन्हें देखना आम बात नहीं है। वे यहाँ क्यों हैं? उन्हें यहाँ क्या खींच लाया? वीर ने आश्चर्य व्यक्त किया। वीर ने अपना गैलेक्टिक लॉबस्टर कवच पहना हुआ था जो उसे किंग क्लास के क्रिएचर से भी बचाता था। वीर को अपने सामने मौजूद कीड़ों की चिंता नहीं थी, इसलिए वह सीधे स्टोन फ्लाइज के झुंड में चला गया। वह देखना चाहता था कि बीच में उसे क्या मिलेगा। अगर कोई किंग क्लास सैनोजेनिक भी होता तो वीर डार्क क्लाउड के भीतर उससे लड़ने में सक्षम होता। अगर वह किंग क्लास सैनोजेनिक को मार सकता तो उसका सैनोजेनिक जीन भी उसके लिए एक बड़ा इनाम होता। झुंड में स्टोन फ्लाइज की संख्या वाकई हैरान करने वाली थी। वीर झुंड के बीच से गुजरा और ऐसा लगा जैसे बारिश का तूफान आ गया हो। स्टोन फ्लाइज ने उसके आर्मर पर हमला किया। हालांकि स्टोन फ्लाइज उस पर हमला करने की कोशिश नहीं कर रही थीं। वे बस इतनी ज्यादा थीं कि वे गलती से वीर के आर्मर में उड़ गईं। वीर ने स्टोन फ्लाइज के बीच से अपना रास्ता बनाया और थोड़ी देर बाद उसे अपने सामने एक धुंधली छाया दिखाई दी। वह छाया के जितना करीब गया उतनी ही अधिक स्टोन फ्लाइज वहां दिखाई दी। छाया जल्द ही 4 पैरों वाले एक बीस्ट में बदल गई। यह किसी बाघ या शेर जैसा लग रहा था, लेकिन वह छाया स्टोन फ्लाइज के कारण इतनी अस्पष्ट थी कि वीर उसकी त्वचा का 1 इंच भी नहीं देख पाया। एक मोटे से ढांचे के अलावा क्रिएचर का आकार छिपा हुआ था। वीर केवल यह बता पाया कि वह 20 मीटर ऊंचा और 30 मीटर लंबा था। सैनोजेनिक अब स्टोन फ्लाइज के नीचे आ रहा था। स्टोन फ्लाइज उसके चारों ओर तेजी से दौड़ रही थी। सैनोजेनिक वीर के करीब से गुजरा, लेकिन उसने बिना किसी हमले का संकेत दिए चलना जारी रखा। वीर ने भौहें सिकोड़ी। उसने अपना पैर हिलाया और उसके चारों ओर पेट्रीफाई शॉकवेव फैल गई। हालांकि पत्थर के एलिमेंट सैनोजेनिक्स में पेट्रिफिकेशन की शक्तियों के लिए एक मजबूत प्रतिरोध था, लेकिन स्टोन फ्लाइज उसके हमले का सामना करने के लिए बहुत कम स्तर के थे। वीर की पेट्रीफाई शॉकवेव फैल गई, जिससे संपर्क में आने वाले कई स्टोन फ्लाइज पत्थर बन गए। वे आसमान से नीचे गिर गए। सैनोजेनिक पर मौजूद स्टोन फ्लाइज भी डर गईं और एक एक करके जमीन पर गिरने लगीं। जैसे जैसे वह क्रिएचर चलता गया, उसका असली चेहरा दिखाई देने लगा। यह नीली धातु से बना एक भेड़िया था, लेकिन किसी कारण से यह बुरी तरह घायल हो गया था। उस प्राणी के पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। स्टोन फ्लाइज ने भेड़िए के चारों ओर झुंड बनाकर इकट्ठा होकर उसके शरीर से बह रहे नीले रक्त को पीने की कोशिश की। ब्लर्ग, नीले धातु के भेड़िए ने अचानक 2 बार खांसी। वह आगे बढ़ता रहा और खांसता रहा। उसके मुंह से खून की धारें लटक रही थीं। बहुत सी स्टोन फ्लाइज उसके सिर के चारों ओर भिनभिना रही थीं, जो स्पष्ट रूप से नीले खून से आकर्षित थीं, जो अब रेत पर फैल रहा था। वीर ने पत्थर बनने की एक और लहर भेजी,
लेकिन स्टोन फ्लाइज के झुंड हमले की पहुंच से बहुत दूर तक फैल गए। कुछ सेकंड बाद वे एक बार फिर नीले धातु के भेड़िए के शरीर को ढकने के लिए नीचे उतरे। नीले धातु के भेड़िए ने स्टोन फ्लाइज पर ध्यान ही नहीं दिया। वह बिना रुके बस चलता रहा। उसके हर कदम से रेत पर एक विशाल पंजे का निशान बनता गया। मैं बहुत भाग्यशाली हूं। मैं एक घायल किंग क्लास सैनोजेनिक से मिला हूं। यह हाफ डिफाइड भी हो सकता है। वीर बहुत खुश था। नीला धातु भेड़िया बुरी तरह घायल लग रहा था और वीर का मानना था कि यह इतना कमजोर था कि इसे आसानी से मारा जा सकता था। उसने अपना थंडर गॉड स्पाइक और घोस्ट टीथ नाइफ निकाला। वह घायल धातु भेड़िए पर हमला करने वाला था। जैसे ही वीर हमला करने वाला था, उसने आसमान से एक चीख सुनी। वह डरावनी चीख किसी शॉकवेव की तरह थी जो उसके ऊपर किसी बिंदु से फैल रही थी। उस भयंकर चीख के दबाव में अनगिनत स्टोन फ्लाइज फट गईं। कुछ ही क्षणों में कीड़ों की भीड़ जो पूरे आकाश को ढक चुकी थी, धूल के एक झोंके के अलावा कुछ नहीं रह गई। वीर की आंखें चौड़ी हो गईं। एक स्टोन ड्रैगन आसमान में उड़ता हुआ अपने पंख फड़फड़ा रहा था। वह आसमान से नीचे झपटा और घायल धातु के भेड़िए की ओर अपने तीखे पंजे बढ़ाता हुआ नीचे आया। स्टोन ड्रैगन का शरीर काले जेब जैसा दिखता था। उसके पंख हवा को तीखे पत्थर के ब्लेड की तरह काटते थे और वे फ्रैक्टेलिक लाइट से चमकते थे। यह एक अजीब नजारा था। किंग क्लास स्टोन सैनोजेनिक वीर ने अपने हथियारों को और कसकर पकड़ते हुए भौहें सिकोड़ी। उसने विशालकाय धातु के भेड़िए को देखा और खुद को लड़ने के लिए तैयार किया। मुझसे सामान चुराने की कोशिश कर रहा है ना? मैं तुम्हें अभी बता दूंगा कि तुम्हारे पास वह नहीं है जो चाहिए। स्टोन ड्रैगन नीले धातु वाले भेड़िए के सिर की ओर झपटा, लेकिन वीर ने अपने हथियार स्थिर रखे और स्थिर रहा। दुबला पतला ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। इसलिए जबकि नीले धातु के भेड़िए को भयानक चोटें लगी थीं, फिर भी उसमें बहुत ताकत थी। वह जल्दी से नीचे नहीं गिरेगा। इसलिए वीर ने खुद हमला करने से पहले स्टोन ड्रैगन और धातु के भेड़िए को कुछ देर तक लड़ने देने की योजना बनाई। स्टोन ड्रैगन उतरा। उसके प्रभाव क्षेत्र ने नीले धातु के भेड़िए को ढक लिया और भेड़िए के शरीर पर पत्थर के निशान दिखाई दिए। स्टोन ड्रैगन में स्पष्टतः स्टोन बनाने की क्षमता थी और इसके प्रभाव को देखते हुए यह स्किल स्टोन काउ के स्टोन बनाने की क्षमता से कहीं अधिक शक्तिशाली था। नीले धातु के भेड़िए ने वेट के स्टोन जैसे झटके पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी, लेकिन स्टोन ड्रैगन के हमले ने भेड़िए के शरीर पर पत्थर के निशान बना दिए थे। हमला भेड़िए के घावों में और भी गहरा होता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि स्टोन का जमावड़ा जीव की चोटों के आसपास जमने लगा था। स्टोन ड्रैगन के पंजे भेड़िए की गर्दन पकड़ने के लिए आगे बढ़े। नीली धातु वाला भेड़िया अपना सिर नीचे किए हुए था। उसने अपने खुद के किंग क्लास एरिया इफेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जब स्टोन ड्रैगन के पंजे उसके करीब आए तो भेड़िए ने अपना सिर ऊपर उठा लिया। स्टोन ड्रैगन के पंजे भेड़िए के चेहरे पर लगे, लेकिन नीले धातु के क्रिएचर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। ड्रैगन के पंजे भेड़िए की त्वचा को भेदने में असमर्थ थे। कच! नीले धातु के भेड़िए ने स्टोन ड्रैगन के पंखों को इतनी ताकत से काटा कि वे फट गए। वीर ने चौंक कर देखा कि स्टोन ड्रैगन चिल्ला रहा है। नीले धातु के भेड़िए ने कोई आवाज नहीं की, वह बस अपने पंजों और नुकीले दांतों से पागल हो गया। एक पल बाद किंग क्लास के स्टोन ड्रैगन को नीले धातु के भेड़िए ने फाड़ दिया। किंग क्लास का खून हर जगह फैल गया। जैसे ही पत्थर के ड्रैगन को चीर दिया गया, नीली धातु वाला भेड़िया रुक गया और उसके पत्थर के निशान फीके पड़ गए। स्टोन ड्रैगन की शक्तियों का अब भेड़िए पर कोई असर नहीं दिख रहा था। धातु के भेड़िए ने ड्रैगन के शरीर को और भी चीर दिया। ड्रैगन की पत्थर जैसी रीढ़ को ढूंढकर बाहर निकाल दिया। वीर को लगा कि यह ड्रैगन के सैनोजेनिक जीन की वजह से है। बीस्ट ने इसे थोड़ा चबाया, फिर एक ही घूंट में निगल लिया। पत्थर के ड्रैगन के शरीर पर दूसरी नजर डाले बिना भेड़िया वहां से चला गया। वीर दंग रह गया। नीले धातु के भेड़िए ने किंग क्लास एरिया इफेक्ट का इस्तेमाल भी नहीं किया था और फिर भी उसने किंग क्लास स्टोन ड्रैगन को आसानी से मार डाला था। उसके पास जो ताकत थी वह डरावनी और विचलित करने वाली दोनों थी। वीर ने शुरू में भेड़िए की घायल अवस्था का फायदा उठाना चाहा था, लेकिन बीस्ट की क्रूरता को देखने के बाद उसने यह विचार छोड़ दिया।
यह बीस्ट अवश्य ही एक उत्परिवर्ती किंग श्रेणी का सैनोजेनिक होगा, वीर ने सोचा। लेकिन वीर को समझ नहीं आया। नीली धातु वाला भेड़िया बहुत ताकतवर था और उसने स्टोन ड्रैगन के साथ अपनी संक्षिप्त लड़ाई के दौरान अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। किंग क्लास का स्टोन ड्रैगन भेड़िए के धातु शरीर को छेदने में असमर्थ था और स्टोन बनने के बाद भेड़िया ठीक हो गया था। इसका मतलब था कि उसके पास प्रभावशाली हीलिंग पावर्स थीं। किसी भी पैमाने पर यह एक डरावना सैनोजेनिक था। हालांकि इसमें ऐसे घाव थे जिन्हें यह ठीक नहीं कर सकता था। यह लगातार खून बह रहा था, जिससे वीर को आश्चर्य हुआ कि यह ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गया। नाइट्स पैराडाइज पर उसे जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार वहां डिफाइड क्रिएचर मौजूद थे, लेकिन किंग कांग प्लेनेट पर उनका रहना अनसुना था। क्या प्लेनेट किंग कांग में ऐसे डिफाइड सैनोजेनिक्स हैं जिनकी खोज अभी तक नहीं हुई है? वीर चौंक गया। वह शायद किंग क्लास सैनोजेनिक्स के खिलाफ खुद को संभाल सकता था, लेकिन उसके लिए डिफाइड क्रिएचर के खिलाफ जाना असंभव होगा। नीले धातु के भेड़िए को रेगिस्तान में और आगे बढ़ते देख वीर एक पल के लिए झिझका। आखिरकार उसने नीले धातु के भेड़िए का पीछा करने का फैसला किया। वह देखना चाहता था कि भेड़िया कहाँ जा रहा है। हान सेन ने सोचा कि अगर नीली धातु वाला भेड़िया सचमुच मर रहा है तो उसके मरने के बाद भी उसके पास उसका माल पाने का मौका हो सकता है। नीली धातु का भेड़िया रेगिस्तान में चलता रहा। अपनी ताकत के बावजूद वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जिसे वीर अब कम नहीं आकेगा क्योंकि उसने बीस्ट को कार्रवाई करते हुए देखा था। अगर वह तेजी से आगे बढ़ना चाहता तो निश्चित रूप से ऐसा कर सकता था। जहां भी नीला धातु वाला भेड़िया जाता, स्टोनफ्लाइज के अलावा हर सैनोजेनिक्स क्रिएचर भाग जाता। कोई भी विशालकाय भेड़िए के आसपास नहीं रहना चाहता था। हालांकि स्टोनफ्लाइज पास ही रहे। वे नीले धातु के भेड़िए के पास इकट्ठा हुए और उस पर झुंड बनाकर हमला किया, उसके घावों को ढक दिया और उसका खून पीने लगे। नीले धातु के भेड़िए ने उन्हें मारने की योजना नहीं बनाई थी। वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा, रेगिस्तान के दूर दूर तक के इलाकों में आगे बढ़ता रहा। वीर ने 70 से 80 घंटे तक उसका पीछा किया। आखिरकार नीला धातु वाला भेड़िया रुक गया। उनके सामने की घाटी भव्य थी, लेकिन अव्यवस्थित भी थी और उसके पत्थरों से पानी नहीं बह रहा था। इसके बजाय घाटी से लावा का प्रवाह बह रहा था। नीले धातु के भेड़िए ने एक पल के लिए लावा की धारा को देखा, फिर सीधे लावा में छलांग लगा दी। छप छप नीले धातु का भेड़िया लावा में कूद गया, जिससे दर्जनों मीटर ऊंची लहरें उठीं। लावा नदी के किनारों पर फैल गया और नीचे गिरते ही काले धुएं और आग के गुबार निकलने लगे। वीर धीरे धीरे बड़ी घाटी के चारों ओर उड़ता रहा। नीली धातु का भेड़िया लावा में कूदने के बाद जल्दी से गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे बीस्ट डूब गया हो, क्योंकि वह अब उसे देख नहीं पा रहा था। अजीब बात है, नीली धातु वाला भेड़िया ऐसा नहीं लग रहा था कि वह फायर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि लावा उसका प्राकृतिक घर हो। लेकिन अगर नहीं, तो फिर उसे यहाँ क्या लाया होगा? शायद उस प्राणी ने वाकई सोचा होगा कि वह मर रहा है, इसलिए वह दूसरों को उसके अवशेष खाने से रोकने के लिए लावा में कूदकर यहाँ सब कुछ खत्म करना चाहता था। यह सही नहीं हो सकता। लावा में सैनोजेनिक्स होना चाहिए। भेड़िया अपने शरीर को हमेशा लावा में नहीं रख सकता। वीर को यह बहुत अजीब लगा। वीर ने चारों ओर देखा और उसने अंततः देखा कि लावा पत्थर जैसे दिखने वाले सांपों का घर था। हालांकि वे उस जगह के करीब नहीं गए जहां नीला धातु वाला भेड़िया कूदा था। इसका वीर से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वह बस उत्सुक था। जो कुछ हो रहा था उसे जानने की उसकी इच्छा एक खुजली की तरह थी जिसे वह खरोंच नहीं सकता था। वह बस यूं ही नहीं जाना चाहता था। वीर ने नीले धातु के भेड़िए के फिर से उभरने का इंतजार करते हुए पास में ही एक सैनोजेनिक को मार डाला। वह उस जगह से बहुत दूर नहीं गया जहां भेड़िया गायब हो गया था। लगभग 4 दिन बीत गए और लावा की धारा शांत रही। इससे वीर उदास हो गया। वीर लावा में गोता लगाना चाहता था और उसे करीब से देखना चाहता था, लेकिन वह अपना मन नहीं बना पा रहा था। लावा की उस भूमि में कई सैनोजेनिक्स रहते थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी उस एक खास क्षेत्र में जाने की हिम्मत नहीं की। शायद वे नीले धातु के भेड़िए से डरते थे,
या शायद वहां कुछ और भी अजीब था। साइनोजेनिक्स मार्क वी का शिकार किया गया। रॉक स्नेक, साइनोजेनिक्स जीन पाया गया। वीर ने एक रॉक स्नेक को मार डाला क्योंकि आसपास कोई और साइनोजेनिक्स नहीं था। यह आखिरी साइनोजेनिक्स था जिसे वह मार सकता था और यह केवल एक मार्क वी था। वीर ने अपने दांत पीस लिए और लावा के क्षेत्र में वापस चला गया। उसने अनुमान लगाया कि वहां इंतजार करना समय की बर्बादी है, इसलिए अब उसे दो विकल्पों में से एक चुनना था। वह उस जगह को छोड़ सकता था और शिकार जारी रख सकता था, या वह लावा में घुसकर देख सकता था। अपनी जिज्ञासा के कारण वीर ने दूसरा विकल्प चुना। उसने अपना गैलेक्टिक लॉबस्टर कवच पहना और अपना प्रोफेसर मंत्रा को सक्रिय किया, फिर अपना सिर लावा में डुबो दिया। प्लेनेट किंग कांग के पत्थर का गलनांक बहुत अधिक था, इसलिए लावा भी अविश्वसनीय रूप से गर्म था। वीर ने अपना गैलेक्टिक लॉबस्टर आर्मर पहना हुआ था और उसकी जेड स्किन पूरी ताकत से फायर कर रही थी, लेकिन फिर भी उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि उसकी त्वचा झुलस रही है। सौभाग्य से वह गर्मी को सहन कर सका। झिझकते हुए वह लावा की गहराई में गोता लगाने लगा। लावा पानी की तरह पारदर्शी नहीं था, इसलिए सतह के नीचे जाने के बाद उसकी आंखें बेकार हो गईं। इसके बजाय उसे अपने आसपास की चीजों की जांच करने के लिए अपनी प्रोफेसर मंत्रा का इस्तेमाल करना पड़ा। लावा की धारा सतह से उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा विशाल थी। कुछ देर नीचे तैरने के बाद भी वीर घायल नीले धातु के भेड़िए को नहीं ढूंढ पाया था। वह लावा की दूर तक फैली हुई सतह को भी नहीं देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अंतहीन समुद्र के बीच में खो गया हो। वीर ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन एक मिनट बाद प्रोफेसर मंत्रा ने पास के लावा में तैरते हुए एक प्राणी को देखा। नहीं, यह सिर्फ एक नहीं था। वीर को जल्दी ही एहसास हो गया कि लावा में कई साइनोजेनिक तैर रहे थे। वह कम से कम 100 मीटर लंबे रॉक ड्रैगन से घिरा हुआ था। वे सभी लावा में एक साथ खेल रहे थे। वीर को उनकी मौजूदगी का एहसास भयावह रूप से हो रहा था। वे सभी कम से कम किंग क्लास के थे और उनकी संख्या बहुत थी। वीर को कम से कम 1 दर्जन का एहसास हुआ। सौभाग्य से रॉक ड्रैगन वीर में रुचि नहीं दिखा रहे थे। शायद वह बहुत छोटा था और इसलिए वह उनका ध्यान आकर्षित करने में असमर्थ था। 1000 मीटर लंबा रॉक ड्रैगन आसानी से वीर के पास से तैरकर निकल गया और उसने उस पत्थर के शरीर पर एक छोटी छिपकली की तरह कूदने का फैसला किया। उसने रॉक ड्रैगन की त्वचा को पकड़ लिया और उसे आगे ले जाने दिया। उस अंतहीन लावा समुद्र में एक घायल नीले धातु के भेड़िए को ढूंढना अब एक यथार्थवादी लक्ष्य की तरह नहीं लग रहा था। हालांकि अगर रॉक ड्रैगन की भीड़ शत्रुतापूर्ण नहीं थी, तो चारों ओर देखने के लिए रॉक ड्रैगन का उपयोग करना एक अच्छा विचार लग रहा था। रॉक ड्रैगन कुछ देर तक लावा में तैरता रहा और अंततः वह लावा के समुद्र में और भी गहराई में चला गया। उनके आसपास का तापमान बढ़ गया और वीर को लगा कि उसकी त्वचा जल रही है। सौभाग्य से रॉक ड्रैगन के शल्क ठंडे थे। वे लावा के तापमान के अनुसार नहीं बदल रहे थे और खुद को उनके खिलाफ दबाने से वीर को बहुत अच्छा महसूस हुआ। उस लावा समुद्र में बहुत से साइनोजेनिक्स थे। वे सभी या तो फायर या रॉक एलिमेंट थे, लेकिन जब उनका सामना ड्रैगन की भीड़ से हुआ तो वे सभी एक तरफ चले गए। कोई भी क्रिएचर ड्रैगन के साथ लड़ाई शुरू नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी कहीं भी नीले धातु के भेड़िए का कोई निशान नहीं दिख रहा था। इससे वीर को आश्चर्य हुआ। यह जगह नीले धातु के भेड़िए के लिए उपयुक्त नहीं है। वह यहाँ क्यों आएगा? जैसे ही वीर ने इस सवाल पर विचार किया, उसने अचानक दबाव की लहर को अपने ऊपर महसूस किया और फिर वह जलन तुरंत गायब हो गई। वीर ने देखा कि सारा लावा गायब हो गया है। उसने अपनी आंखें खोली और जो देखा उससे वह हैरान रह गया। जलते हुए लावा को किसी अदृश्य शक्ति द्वारा ऊपर उठाया जा रहा था। इसने लावा का एक आकाश बनाया और लावा आकाश के नीचे एक स्वप्निल दिखने वाला द्वीप था। वहां तालाब, पहाड़, फूल और पेड़ थे। इसके चारों ओर सफेद बादल लटके हुए थे। यह स्वर्ग का एक टुकड़ा जैसा लग रहा था। उस द्वीप के बीच में एक झील थी जो किसी विशाल गर्म झरने की तरह भाप छोड़ रही थी। नीली धातु का भेड़िया झील के अंदर नहा रहा था। वह बहुत थका हुआ लग रहा था, मानो द्वीप पर आना उसके लिए बहुत जरूरी छुट्टी थी।
रॉक ड्रैगन अब द्वीप के चारों ओर उड़ रहे थे। वे भी झील में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन वे बहुत डरे हुए लग रहे थे। इसके बजाय वे धातु के भेड़िए पर दहाड़ते रहे। नीले धातु का भेड़िया शोर मचाते ड्रैगनों की अनदेखी करते हुए संतुष्ट होकर अपना स्नान जारी रखता रहा। वीर देख सकता था कि नीली धातु वाले भेड़िए के घाव लगभग ठीक हो चुके थे। झील में बिताए दिनों के बाद वह लगभग पूरी तरह स्वस्थ हो गया था। क्या उस झील का पानी सब कुछ ठीक कर सकता है? वीर ने उस झील की ओर देखा। झील बहुत साफ दिख रही थी और वह उसके बीच में झरने का पानी उबलता हुआ देख सकता था। भापदार हवा ऊपर उठ रही थी, लेकिन उसे इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा था। झील पहाड़ों, पेड़ों और लताओं से घिरी हुई थी। बादलों के बीच कुछ फूल खिल रहे थे। अगर लावा वाला आसमान न होता तो यह किसी तरह के हॉलिडे रिसोर्ट जैसा लगता। शायद रॉक ड्रैगन अंततः भेड़िए को परेशान करने में सफल हो गए, क्योंकि वह क्रिएचर झील से उठ खड़ा हुआ और उन पर दहाड़ने लगा। रॉक ड्रैगन्स हैरान रह गए और वे लावा आकाश की ओर वापस चले गए। वे लावा के नीचे स्थित अजीब द्वीप से बाहर निकल गए। वीर ने द्वीप पर विचार करते हुए निष्कर्ष निकाला कि यह द्वीप शायद वह स्थान रहा होगा जहां रॉक ड्रैगन रहते थे। ऐसा लगता है कि नीले धातु के भेड़िए ने इसे उनसे छीन लिया था। शायद इसीलिए उन्हें वहां से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और हो सकता है कि नीली धातु वाला भेड़िया द्वीप पर स्थित झील का उपयोग स्वयं को ठीक करने के लिए कर रहा हो। वीर निराश हो गया। नीली धातु वाले भेड़िए के घाव लगभग ठीक हो चुके थे। यहाँ तक कि किंग क्लास रॉक ड्रैगन भी अब बीस्ट से डर गए थे, इसलिए वीर के पास कोई मौका नहीं था। वीर ने रॉक ड्रैगन के शरीर पर से अपनी पकड़ हटा ली और लावा समुद्र से बाहर निकल गया। वह घाटी में वापस लौटना चाहता था ताकि वह फिर से साइनोजेनिक्स का वध कर सके। वीर घाटी के घुमावदार रास्ते पर आगे बढ़ा। 1000 मील चलने के बाद उसे कुछ और रॉक डेमन्स मिले। उसने उन्हें मार डाला और उनके साइनोजेनिक जीन प्राप्त कर लिए, लेकिन उसे अभी भी उनकी एक भी बीस्ट सोल नहीं मिली थी। अचानक उसने आसमान से एक छाया गिरते हुए देखी। यह वातावरण को तोड़ते हुए सीधे वीर की ओर बढ़ रही थी। छाया को देखते ही वीर का चेहरा पीला पड़ गया। वह तुरंत वहां से जाने के इरादे से मुड़ा, लेकिन वह छाया बहुत तेज थी। वह सीधे वीर के सामने आकर उसका रास्ता रोक रही थी। क्या तुम मुझे देखकर इतनी जल्दी चले जा रहे हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? वह छाया एक खूबसूरत महिला गार्ड थी। उसने वीर को देखकर मुस्कुराया। गार्ड रेड स्लीव, मैं तुमसे सिर्फ एक बार मिला हूं। मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। मैं तुम्हें कैसे पसंद नहीं कर सकता? मैं बस साइनोजेनिक्स का शिकार करने की जल्दी में हूं। अगर तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए तो मुझे जाना चाहिए। वीर ने मुड़कर जाना शुरू किया। रेड स्लीव मुस्कुराई और बोली, मेरे अच्छे छोटे भाई, किंग्स गार्डन में मुझे लगता है कि तुमने अपनी बड़ी बहन को पहचान लिया है ना? तुमने ऐसा क्यों कहा? वीर कांप उठा और उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान पेश की। उसे पता था कि वह अब और नहीं छिप सकता। उसने रेड स्लीव का सामना किया और उसका शरीर पहले से ही बदल चुका था। उसके कान बर्फ जैसे सफेद थे और उसकी पूंछ फॉक्स की तरह थी। उसका चेहरा एक ऐसे चेहरे में बदल गया था जिसे वीर अच्छी तरह से जानता था। यह फॉक्स क्वीन थी। मैं देख रहा हूं कि मेरी बहन का चेहरा पहले जैसा ही है। तुम अब भी बहुत सुंदर लग रही हो। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूं। वीर मुस्कुराया, लेकिन उसका दिमाग भागने के बारे में सोच रहा था। फॉक्स क्वीन इतनी हिम्मतवर थी कि उसने खुद को एक्सट्रीम किंग में से एक के रूप में छिपाने के लिए और इस प्रक्रिया में प्रिंस 14 के करीब जाने के लिए तैयार थी। उसने कुछ बड़ी योजना बनाई होगी। अब जब वीर को पता चल गया था कि वह उनमें से एक है, तो कोई रास्ता नहीं था कि वह उसे जीवित छोड़ने को तैयार हो। वीर ने पहले कभी नहीं दिखाया था कि वह उसे पहचानता है। उसे उम्मीद थी कि उसे यह एहसास नहीं होगा कि उसने उसे पहचान लिया है। उसे लगा कि उसे यह पता लगाने में थोड़ा समय लगेगा कि उसने उसका रहस्य खोज लिया है, और इसलिए उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी जल्दी उसके पास आएगी।